नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। विधानसभा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं, ताल ठोकी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं, उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा रही है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये कि चुनाव आयोग ने जो 8 जनवरी को चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी, तो पाबंदियां लगा दी थी कुछ एक हफ्ते के लिए। रैलियों पर पाबंदी, रोड शोज पर पाबंदी, वो पाबंदियां अभी जारी रहेंगी एक हफ्ते और। एक हफ्ता हो गया है, एक हफ्ते और पाबंदियां जारी रहेंगी। यानी कि कोई बड़ी रैली नहीं, कोई रोड शो नहीं, डोर टू डोर कैंपेनिंग में भी 5 आदमियों से ज्यादा जाकर आपसे वोट नहीं ले सकते हैं अगर आपके घर पहुंचते हैं। एक रियायत की है चुनाव आयोग ने, आप इंडोर किसी हॉल में एक सभा कर सकते हैं, लेकिन 300 से ज्यादा लोग एक बार में वहां इकट्ठे नहीं किए जा सकते हैं। तो जो ये नए अंदाज में चुनाव की शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश के लिए, वो अभी एक हफ्ते और जारी रहेगी। और 8 जनवरी को जब यह घोषणा की गई थी, तब यह सवाल उठे थे कि अब ई प्रचार होगा, इलेक्ट्रॉनिक प्रचार, डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल होगा, सोशल मीडिया अब फॉरफ्रंट पर आ जाएगा, तो किसका फायदा, किसका नुकसान। और तब एक आम सहमति बनी थी कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, और सोशल मीडिया पर हावी है, उनकी जो आईटी टीम है वो सबसे बड़ी है। तमाम विपक्ष एक तरफ, तो भी आईटी टीम जो बीजेपी की है वो उन सब पर भारी पड़ती है। 19-20 का भी खेल नहीं। और तब उसी दिन शाम को 8 जनवरी को लेवल प्लेइंग फील्ड की भी बातें शुरू कर दी थी अखिलेश यादव ने कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, सबको बराबरी का मौका मिले, चुनाव आयोग को यह भी सुनिश्चित करना होगा। तो कहीं दिल में एक दुखी थी कि रैलियां तो बहुत कर ली, पहले से ही अर्ली स्टार्टर थी बीजेपी, और अब सोशल मीडिया के माध्यम से ये डेविड वर्सेस गोलायत वाली लड़ाई ना साबित हो जाए। लेकिन एक हफ्ता क्या कहते हैं, एक रात भी बहुत लंबी रात हो जाती है कई बार राजनीति में। और पिछले हफ्ते में हमने देखा है कि वो बीजेपी जो चुनावी प्रचार में मीलों आगे होती है, वो इस दफा कहीं बैकफुट पर दिखाई दी है। पिछले एक हफ्ते में तमाम जो खबरें आई उत्तर प्रदेश से, उनमें ज्यादा पुट विपक्ष के खाते में ही जाता दिखा। विपक्ष की खबरें, किस तरह से पलायन हो रहा है, दर्जन भर से ज्यादा मंत्री और विधायक बीजेपी को छोड़कर चले गए। अगड़ा बनाम पिछड़ा ये लड़ाई होती दिखाई दी। 80-20 की लड़ाई की बात शुरू की थी, अब क्या ये पिछड़े किंग मेकर की भूमिका में आते दिखे? क्योंकि तमाम मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया वो ये कहते हुए दिया कि दलितों, शोषितों, गरीबों, पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही है। उन पर परिवारवाद के, अवसरवादिता के आरोप लगे, वो अपनी जगह सही भी हैं, लेकिन एक नैरेटिव, एक इमोशन होता है चुनाव का। और इन सब में प्रधानमंत्री मोदी जो देश के सबसे करिश्माई नेता हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं है, वो जबरदस्त वोट कैचर हैं और खुद सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। उनकी गैर मौजूदगी खल रही है, उनकी कमी अब खलने लगी है क्या बीजेपी को। और इस बीच अब उम्मीदवारों का ऐलान भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने आज 107 उम्मीदवारों की सूची जारी की, और इन 107 में से 105 पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां पहले 2 चरण के चुनाव होने वाले हैं। पहले चरण में 58 सीट, दूसरे चरण में 55 सीटें। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कयास बहुत लग रहे थे अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, वो गोरखपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। पर 58 में से 57 सीटें
और 55 में से 48 सीटों की घोषणा कर दी है बीजेपी ने और 20 अपने विधायकों के टिकट काटे हैं। अंदाजा यह लगाया जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि अब यह चुनाव राष्ट्रीय फलक के मुद्दों के बजाय स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होता दिख रहा है, क्योंकि बड़ी रैलियां नहीं हो रही है। बड़े मुद्दों की जगह स्थानीय मुद्दे क्या हावी हो रहे हैं और उसके चलते अंदाजा यह था कि एंटी इनकम्बेंसी की काट निकालने के लिए टिकट काटे जा सकते हैं। लेकिन यह बीजेपी को छोड़ने का जो सिलसिला चला, उसके चलते सिर्फ 20 उम्मीदवारों के टिकट काटे गए हैं। 63 उम्मीदवारों को रिपीट कर दिया गया है, 21 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। और इसके अंदर जो खास बात है, पिछड़े वर्ग के जो प्रत्याशी हैं उम्मीदवार, वो 60% हैं। 60% पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। उधर कांग्रेस अपनी रणनीति अख्तियार कर रही है। कांग्रेस ने 125 उम्मीदवार की घोषणा की है और जैसा पहले से ही प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही थी कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, वो 40% महिलाओं को भी टिकट दिए गए हैं। कुछ उम्मीदवारों की घोषणा बहुजन समाज पार्टी ने भी की है और बहुजन समाज पार्टी को हम कमतर कतई नहीं आंक सकते हैं। यह आंकड़ा मैंने आपको पहले भी बताया था। 58 सीटें जहां पहले चरण का मतदान होगा, उनमें से 53 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन उसमें दूसरे नंबर पर कौन रहा, यह देखने वाली बात है। 2 सीटें बीएसपी, 2 समाजवादी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन रनर अप पोजीशन पर दूसरे नंबर पर 30 सीटों पर बीएसपी थी। और कुछ यही हाल जो दूसरा चरण का चुनाव था उसमें भी दिखा। तो बीएसपी ने कुछ उम्मीदवारों की तो घोषणा की है। उधर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन पर कुछ आशंकाएं जाहिर की जा रही थी, लेकिन उन्हें निराधार बताते हुए 2 दिन पहले 29 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई, 19 आरएलडी के और 10 समाजवादी पार्टी के। आज 7 सीटों की घोषणा और कर दी गई। 7 की 7 सीटें आरएलडी के खाते में गई हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन के तौर पर अब उभरते दिख रहे हैं आरएलडी और समाजवादी पार्टी भी, कागज पर। और कागज और जमीन पर बड़ा अंतर भी हो जाता है। और इन सब के बीच एक ऐसा मुद्दा जिसकी गूंज पिछले कुछ दिनों से अब सुनाई नहीं दे रही है, वो है किसान आंदोलन। उसी की गूंज जो थी, उसके नुकसान की आशंका के चलते 3 कानून वापस भी लिए गए। एमएसपी को प्रभावी बनाने की बात की गई, किसानों की घर वापसी हो गई और लगा कि अब यह मुद्दा ठंडा पड़ गया है, डैमेज कंट्रोल कर लिया है बीजेपी ने। लेकिन अब किसानों ने फिर से अपनी मांग बुलंद कर दी है कि हमारे खिलाफ जो केसेस थे वो वापस लेने थे, वो तो हुए नहीं। अजय मिश्रा टेणी की गिरफ्तारी, बर्खास्तगी होनी थी, वो तो हुई नहीं। एमएसपी को प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन होना था, वो तो अभी तक हुआ नहीं। तो 30 जनवरी से उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर अब धरना प्रदर्शन करेंगे। तो किसानी कमबैक करेगी क्या? और खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां पर पहले 2 चरण हैं मतदान के, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, रैलियों पर पाबंदी जारी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? और पश्चिम की टिकटों का ऐलान, किसका नफा किसका नुकसान? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मनीष, पाबंदी 1 हफ्ते के लिए और जारी है, तो प्रधानमंत्री मोदी की कमी खल रही है, कमी महसूस हो रही है? देखिए, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोग का स्पष्ट मानना है कि जनता की सुरक्षा और संरक्षण सबसे बड़ा विषय है और
वो चुनाव आयोग जिसके जिम्मे चुनाव कराना है, जो भी नियम कानून बनाएगा, दिशा निर्देश देगा, उसका पालन भारतीय जनता पार्टी करेगी। और भारतीय जनता पार्टी के चाहे प्रधानमंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, सभी नेताओं को वर्चुअल का जो अर्थ है वो भी पता है। हमको ऐसा नहीं कि वर्चुअल का अर्थ नहीं पता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी वर्चुअल माध्यम से जरूर प्रदेश को संबोधित करेंगे, प्रदेश को अपना संदेश देंगे। जो हमने विकास के काम किए हैं उसके आधार पर हम चुनाव में जाएंगे। देखिए संदीप जी, एक बात निश्चित होती है, अगर कोई योजना या कोई भी ऐसा काम जो जनता से सीधे जुड़ा होता है उसको मिलता है, तो जनता को तो पता होता ही है कि ये किस सरकार के नाते से मिला है और किसकी ये नीति और नीयत है। तो हमने, हमारी सरकार ने जो काम किया है समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक, वो सीधे उन तक पहुंचा है, चाहे योजना हो और चाहे जो सम्मान निधि या कोई भी अन्य निधि हो, डीबीटी के माध्यम से उनके खातों तक पहुंचा है। तो जनता को अब अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, आतंकवाद मुक्त उत्तर प्रदेश चाहिए, विकास युक्त उत्तर प्रदेश चाहिए। उसे नाहिद हसन नहीं चाहिए जो कहता हो कि हिंदुओं की दुकानों से सामान मत खरीदो। उसे मेरठ का सोतीगंज भी नहीं चाहिए। उसे सचिन और गौरव जो अपनी बहन की इज्जत की रक्षा करते हुए मारे गए, ऐसा उत्तर प्रदेश भी नहीं चाहिए। उसे यूनुस भी नहीं चाहिए जिसके ऊपर बुलंदशहर में एफआईआर दर्ज हो सैकड़ों। तो ये उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो लिस्ट जारी की है, अखिलेश यादव जी ने, उससे स्पष्ट हो गया कि अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश को अंधेरे का प्रदेश बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को माफिया और गुंडों और आतंकवादियों के हवाले करना चाहते हैं। जनता फर्क समझती है, जनता फर्क समझती है, लेकिन एक होता है ना, तीन तरह के मुद्दे होते हैं मनीष, गलत कह रहा हूं तो बताइएगा। एक तो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों की झलक भी दिखती है चाहे विधानसभा चुनाव हो। एक राज्य स्तर के मुद्दे होते हैं, एक स्थानीय मुद्दे। और जब बड़े नेता उतरते हैं तो इन तीनों का एक मिश्रण दिखाई देता है, सुनाई देता है। पर पिछले एक हफ्ते में देखिए, कोई भी चुनाव हो, और ये मैं आपकी तारीफ के तौर पर कर रहा हूं, तमाम सुर्खियां हमेशा बीजेपी बटोरती है। पिछले एक हफ्ते में सुर्खियां विपक्ष बटोरता दिख रहा है क्या? और स्थानीय मुद्दे कहीं हावी हो गए, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दे कहीं कम सुनाई दे रहे हैं। जी मनीष, मनीष आवाज आ रही है आपको? लगता है फोन कट गया। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहूंगा इससे पहले कि मैं विपक्ष पर जाऊं। सुकेश, नहीं देखिए, ये बड़ा कैच 22 है सिचुएशन। जिस टर्फ पे बीजेपी अच्छा खेलती है, पिछले कुछ दिनों में उस टर्फ पे अखिलेश अच्छा खेल रहे हैं, परिस्थितियां अच्छा खिलवा रही हैं उनसे। स्थिति ऐसी है कि इमरान मसूद जैसा कंट्रोवर्शियल व्यक्ति ज्वाइन करता है, जिसके ज्वाइन करने पे नैरेटिव कुछ और बनता, लेकिन उसी समय स्वामी प्रसाद मौर्य ज्वाइन करते हैं, वो बड़ी खबर हो जाती है। तो ही इज ट्राइंग टू डू ए बीजेपी ऑन द बीजेपी। वो एक खबर के बाद दूसरी खबर, और बीजेपी उन सब में लीड लेती है। और जो माध्यम है लोगों तक पहुंचने का, वो माध्यम बीजेपी ऑक्युपाई कर लेती है नॉर्मली। अखिलेश पिछले कुछ समय में वो कर रहे हैं। जो बीजेपी के साथ दिक्कत हो सकती है इन चुनावों में, और ये 22 तक की बात मैं कर रहा हूं, अभी भी काफी समय पड़ा हुआ है, उसमें ये हो सकता है कि स्थानीय मुद्दे और जिस तरीके का मोमेंटम है, हो सकता है कि वो लोकल इश्यूज, वो लोकल इक्वेशन जिसपे कागज पे अखिलेश बहुत मजबूत दिख रहे हैं, वो मजबूती के साथ वहां दिखाई दे। और जिन स्थानीय मुद्दे उस पे भारी पड़ जाते हैं कई बार, राष्ट्रीय मुद्दे या प्रादेशिक स्तर के मुद्दे कि पूरे प्रदेश में हम क्या काम कर रहे हैं, वो पहुंचाने का काम। डबल इंजन सरकार है, एक तरफ मोदी है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ है। तो वो उन स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाकर उसको राष्ट्रीय मुद्दों पे ले जाते हैं, और ये काम नरेंद्र मोदी और योगी बखूबी करते हैं। बिल्कुल। ऐसे में जबकि रैलियां नहीं होगी, वर्चुअल रैलियों का भी वो इंपैक्ट नहीं होता है जो सीधा संवाद का होता है। और जो कम्युनिकेशन के जो मास्टर लोग हैं वो बीजेपी के लोग हैं। प्रधानमंत्री को सुनने जब आते हैं तो कुछ ऐसे वोटर होते हैं जो उनके हो सकता है समर्थक ना हो, लेकिन वो नरेंद्र मोदी को सुनने के बाद उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो योगी जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो काटर करते हैं, उनको सुनने वाले उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो कई बार इसका नुकसान बीजेपी को फौरी तौर पे आपको लगेगा कि इसका नुकसान इन दिनों में हो सकता है बीजेपी को हो। मनीष, यही मैं सवाल पूछ रहा था जब फोन कटा, कि एक राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, एक स्थानीय मुद्दे और एक राज्य स्तर के मुद्दे। अब स्थानीय मुद्दे हावी हो रहे हैं क्या? और जो सुर्खियां आप हमेशा बटोरते हैं, पिछले एक हफ्ते में उलट हो गया है, सुर्खियां विपक्ष बटोर रहा है।
देखिए संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी ने अभी 5-6 महीने पहले अपने जो बूथों का पुनर्मूल्यांकन किया था, तो हमने अनिवार्य रूप से 2 IT स्पेशलिस्ट बूथ समितियों में रखे और एक महिला कार्यकर्ताओं को रखा। हमारे पास पूरा नेटवर्क है। प्रधानमंत्री जी जो संदेश देना चाहेंगे, मुख्यमंत्री जी जो संदेश देना चाहेंगे, या अन्य नेता जो संदेश देना चाहेंगे, हम अपने बूथ लेवल तक के वर्कर्स और कार्यकर्ताओं तक पहुंचा देंगे। उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। हमको वर्चुअल का मीनिंग भी पता है, वर्चुअल किसको कहते हैं वो भी पता है संदीप जी। अखिलेश जी की तरह मैं हमारे नेता नहीं, मैं पूछूंगा, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, मैं पीछा थोड़ा छोड़ूंगा अभी सुनील साजन। दूसरी मैं बात समझ गया जो आप कह रहे हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए 2019 का चुनाव जब हम लड़े थे तो हमारे साथ न राजभर थे और अन्य चीजें भी नहीं थी। हमारे साथ निषाद और अपना दल था जो हमारे साथ आज भी इंटैक्ट है। दूसरी बात, बसपा 22% वोट पाई थी 2017 के चुनाव में, अखिलेश यादव 21% वोट पाए थे और दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। क्या उससे बड़ा कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में आज बन गया है? जो बात लोग नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, कल मैं था एक चैनल पे, लेकिन चूंकि मैं गाड़ी पे था, सुकेश जी थे, मैं संवाद नहीं स्थापित हो पा रहा था, तो उन्होंने बिहार में लालू और नीतीश की बात की थी। उस समय मैं कहना चाहता था, आज मैं इसीलिए रिपीट कर रहा हूं कि नीतीश और लालू से बड़ा गठबंधन देश ने मायावती और अखिलेश यादव के गठबंधन को माना था। ऐसा मुझे लगता है उस समय सभी पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे अब क्या होगा। हमने उस समय 50% से अधिक मत प्राप्त किया था। जब भी कोई पार्टी 50% से ऊपर मत प्राप्त करेगी तो सामने कोई भी गठबंधन हो, जीत उसी की होगी जिसके साथ 50% से नहीं, अधिक चलता उसमें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी भेद करके देखिए ना। आप जिसका हवाला दे रहे हैं वो लोकसभा चुनाव था, हमने जो उदाहरण दिया था वो विधानसभा चुनाव का है। उन दोनों में अंतर है। इस समय आप योगी के लिए वोट मांग रहे हैं, मोदी के लिए नहीं मांग रहे हैं। उस समय भी जनता को यह पता था कि आदरणीय मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये जनता को ध्यान में था। यद्यप नहीं, उन्हें यह नहीं पता था कि योगी आदित्यनाथ बनेंगे। तब केशव प्रसाद मौर्य आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, तब वो बंद मुट्ठी थी, पिछड़े आपके साथ थे। 5 सेकंड देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगहों पर उठता है। देखिए आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के अध्यक्ष थे। आपको ध्यान में होगा कि प्रदेश का अध्यक्ष जब सरकार नहीं होती है तो प्रदेश का अध्यक्ष ही लीड करता है। उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो अपने चुनाव में उन्होंने लीड किया था। कहीं से मुख्यमंत्री पद का घोषणा नहीं हुई थी। मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़े थे। वही तो मैं कह रहा हूं, नेतृत्व और मार्गदर्शन हमको प्राप्त है। न वही तो मैं कह रहा हूं। और देखिए जो आपने कहा कि भाई ये लोग ये कागज के ऊपर, आपकी बात ठीक है, पर जब ये लोग आपके पास आते हैं तब आप बताते हैं देखिए पिछड़े सारे हमारे साथ आ गए, तब आप ताल भी ठोकते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं। और अब जो ये लोग छोड़कर आपको गए, क्या वही वजह है कि 107 सीटों का आपने ऐलान किया, उसमें से 57 पहले चरण की और 48 दूसरे चरण की, 20 ही लोगों के टिकट काटे? अंदाजा ये लगाया जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी की काट निकालने के लिए कुछ और टिकट भी काटे जा सकते हैं। नहीं देखिए, लेकिन हाथ बंद गए क्या? जो 20 टिकट कटने की बात हो रही है उस सीटिंग विधायकों की, यानी 83 में से 63, लगभग 24-25% टिकट कटे हैं वहां के। 107 में 20 कटे हैं ऐसा नहीं है। अगर उसका मीमांसा करेंगे तो और भी संख्या, चूंकि जैसे माठी है, माठ में पिछली बार कोई और लड़ा था, इस बार राजेश चौधरी जी लड़ रहे हैं। तो ये जो सीटिंग थे, सीटिंग में से यानी 83 जो सीटिंग हमारे थे उसमें से 63 हमने रिपीट किए हैं। अगर इसको देखेंगे 24-25% होता है ये। तो एंटी इनकम्बेंसी की मार झेलनी पड़ सकती है। इसी को तो आप निगेट करना चाह रहे थे ना, ज्यादा टिकट काटना चाह रहे थे। गलत तो नहीं है मेरी जानकारी? चुनाव और युद्ध तो रणनीति का विषय होता है और चुनाव जीतना है। उसके नाते से केंद्रीय संसदीय बोर्ड ये तय करता है कि कौन सा प्रत्याशी कहां फिट बैठेगा, उससे वो निर्णय। हाँ, केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। वो योगी आदित्यनाथ की भी गोरखपुर सीट तय कर दी। खबरें तो ये थी कि पूरा दफ्तर उनका पहुंच गया था, अयोध्या से लड़ने वाले थे कि नहीं? खबर तो आप लोग के माध्यम से हम लोग को भी मिलती थी, कभी मथुरा की मिलती थी, कभी अयोध्या की मिलती थी। तो इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं? सुनील साजन, एक हफ्ते और पाबंदियां जारी हैं। वर्चुअल का मतलब सीख लिया, समझ लिया कि वर्चुअल रैलीज की धज्जियां उड़ाओगे जैसे कल उड़ाई? बिल्कुल नहीं उड़ाएंगे संदीप जी। कल तो उड़ाई। आप भी खड़े थे जहां अखिलेश खड़े थे बिना मास्क लगाए, दाहिनी और आप भी खड़े हुए थे और मुस्कुरा रहे थे जब धज्जियां उड़ रही थी। नहीं, मुझे लगता है कि
जो आप कह रहे हैं वो हम लोगों को नोटिस भी मिल गया, एफआईआर भी हो गई है। और कल भी इस बात को हमने कहा था न्यूज 24 पे कि हम लोगों ने ये भीड़ बुलाई नहीं थी, ना पार्टी ने ना हमारे नेता ने। भीड़ ज्यादा आ गई तो वो हम स्वीकार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर हुई है। इतने मासूम, इतने नादान होना, भीड़ आ गई। अरे भाई क्या करें, हर राजनीतिक दल ये कहने लगे हम क्या करें जी, अब लोगों में उत्साह इतना है, क्या करें जी। आप मुझे मार कर रही है भीड़, हम क्या करें जी। कार्यक्रम में कह रहा हूं, हाँ, मैं उस आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं कि आगे से समाजवादी पार्टी इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी भी तरीके से आचार संहिता का, चुनाव आयोग के जो नियम है, कानून है और जो कोविड-19 के कानून है, उनको हम लोग ना तोड़े, हमारा कोई व्यक्ति ना तोड़े जी। तो मतलब ये अच्छी बात है, मैं यही सुनना आपसे चाह रहा था। तो ये पिछला हफ्ता, मतलब अब आप चाहोगे ऐसे ही पाबंदियां जारी रहें, बीच बाच में तोड़ देंगे पाबंदी, वो अलग बात है, पर पाबंदी अभी जारी रहे। ये पिछले एक हफ्ते में सुन किया तो आप बटोर गए, अब आप वर्चुअल प्लेइंग फील्ड की बात बिल्कुल नहीं कर रहे। पहले दिन तो आपके दिल में धड़कनें तेज हुई जी, वर्चुअल प्लेइंग फील्ड होनी, वो प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अब लेवल प्लेइंग फील्ड की बात नहीं कर रहे आप। देखिए संदीप जी, मैं केवल ये कह सकता हूं कि हम पहले भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कोविड जल्द से जल्द खत्म हो जाए और चुनाव आयोग सभी नेताओं को, सभी पार्टियों को यह अनुमति दे कि हम लोग जनता के बीच जा सकें। और जब तक नहीं दे रहा है तब तक हम उसके नियम और जो उसकी गाइडलाइंस है उसको हम लोग मान रहे हैं। तब तक उसका लुत्फ उठाइए। अभी तो एक हफ्ते से तो आप ही की खबरें चल रही हैं, सुर्खियां सारे आप बटोर। नहीं, वो खबरें इसलिए चल रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सच सामने आ रहा है। खबरें इसलिए चल रही हैं, हम खबरें भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि भाई हम पेड खबरें चला सके, हम ऐड दे सके, हम सरकार में नहीं है। लेकिन खबरें इसलिए चल रही क्योंकि जो पिछड़े, दलित, वंचित, गरीब जो भारतीय जनता पार्टी में थे, जो मंत्री थे, जो विधायक थे, जो वो सच बता रहे हैं भाजपा का कि भाई हम किस तरीके से घुटन में थे, हमारा अपमान कैसे हुआ, आज आपका सच भी बता दिया। मदद नहीं कर पाए, जब पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीना गया तो हम मजबूरी बस बोल नहीं पाए। सुनील, चंद्रशेखर रावत ने आज आपका सच भी बता दिया। वो सब बोले हमारे सुकेश जी, और हम सुकेश जी इसलिए भी आपके पास आ रहे हैं कि हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। आपने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं कहा कि परिस्थिति बस खेल रहे थे। हमारे नेता जब अच्छी रणनीति कर रहे हैं तो आप नहीं मान रहे कि वो बुद्धिमान है या रणनीतिकार है। नहीं, मैंने कहा बहुत बुद्धिमान है चैनल में कि वो परिस्थिति बस खेल रहे हैं। अरे हम परिस्थिति बस सरकार भी बनाएंगे। हम समझ गए कैसे सरकार बनती है। नहीं, ये दर्द आपका जायज है। जब बीजेपी करे, बीजेपी तोड़फोड़, नहीं, मैं ऑन रिकॉर्ड डाल रहा हूं ना। सुनील, उत्तर प्रदेश तरक्की की तरफ जा सकता है। सुनील, कैसे उत्तर प्रदेश में जातीय जनगणना होकर के हम आरक्षण के झगड़े को खत्म कर देंगे। जितना सुकेश जी होंगे, जितना प्रेम, सुनील, मैं ऑन रिकॉर्ड पुट कर रहा हूं ना, एक मिनट होंगे, जितना सुनील होंगे, जितना संदीप जी होंगे, हम दे देंगे। अच्छा सुनील, आवाज सुन रही है आपको? कि कम लोग ज्यादा पा जाए। अरे भाई, ज्यादा लोग आवाज सुन रही है क्या? सुनील साजन सुनिए ना, मैं ऑन रिकॉर्ड एक चीज, ऑन रिकॉर्ड, और चारों पार्टियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। और मनीष, आप भी इसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप कोई रणनीति अपनाते हैं और तोड़फोड़ भी करते हैं, दूसरों को खींच लाते हैं, पार्टियों में सेंधमारी करते हैं, तो उसे चाणक्य बुद्धि और गजब की रणनीति बताया जाता है, पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बताया जाता है। अगर समाजवादी पार्टी करती है तो कहते हैं कि नहीं, अवसरवादिता और परिवारवाद, ये भी एक मीडिया का नैरेटिव है जो नहीं होना चाहिए। अब अपनी बात जारी रखिए। ऑन रिकॉर्ड डाल दी सुनील, खुश हैं आप इस पे? जी, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूं और मुझे लगता है कि इसीलिए आपको निष्पक्ष होकर के लोग पसंद करते हैं और आपकी बात पे भरोसा करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि आप सच को सच और गलत को गलत कहेंगे। मैं केवल ये कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी लगातार ये कोशिश कर रही है कि हम उन सब लोगों को जोड़ लें जो समाजवादी विचारधारा के हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा के हैं। सवाल सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है संदीप जी,
सवाल इन परिस्थितियों में संविधान को भी बचाने ना 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 आप ना बताइए, अब ये चुनी कहने हुई लगेंगे तो ये सरकार। नहीं मानूंगा। संविधान बचाना है, सम्मान देना है। जिन लोगों को आप गरियाते थे, जो जिस सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते थे, बेरोजगारी की बात करते थे, श्रम मंत्री कौन थे? स्वामी प्रसाद मौर्य। रोजगार दिलाने का काम किसका था? स्वामी प्रसाद मौर्य। आपके पास आ जाए तो दूध के धुले हो जाते हैं। तो सम्मान की लड़ाई मत बताइए, पर ठीक है, रियल पॉलिटिक्स में आप इस टाइम 20 साबित हो रहे हैं बीजेपी पर फिलहाल के लिए, वहां तक नहीं, वो रखिए। इसलिए साबित हो रहे हैं क्योंकि जनता आशीर्वाद दे रही है, जनता सहयोग कर रही है, लोग आ रहे हैं। और जो श्रम मंत्री थे उन्हीं को बेरोजगार रखा है 5 साल सरकार ने। इसीलिए श्रम सबको मंत्री तो बेरोजगार कागज रखे पर हुए थे। थे। श्रम मंत्री तो कागज पर थे। अब बताइए, वही श्रम मंत्री आज कह रहे हैं कि जो ऐसी सीटें थी अनुसूचित जाति की, वो खत्म करके जनरल को नौकरी दे दी। तो क्या इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? अच्छा ये क्या बताइए, 69,000 शिक्षक वो होता है ना, भर्ती एक पर क्रिकेटिंग सवाल टर्म नहीं होना इस्तेमाल चाहिए? करता हूं क्या सुनील बाना साजन, में एक बिरादरी अगर के भारत लोगों को की सारी टीम हो, नौकरी मिल गई, इस पर सवाल नहीं होना चाहिए? भारत की टीम हो, उसमें सचिन तेंदुलकर ना हो, तो साउथ अफ्रीका के साथ मैच हो रहा हो तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैं आपको साउथ अफ्रीका नहीं कह रहा हूं, पर एक हफ्ते से प्रधानमंत्री का यूपी के विधानसभा चुनाव में दखल ना होना आपके फायदे में काम कर रहा है क्या? सुनील, आपसे सवाल था। जी 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 जी, मैं सुन नहीं पाया संदीप जी। मैं ये कह रहा हूं कि क्रिकेट का मैं उदाहरण दूं कि जी, टीम में जी, सचिन जी। तेंदुलकर हैं पर वो खेल ना पाए हैं और आप विरोधी जी। टीम हैं, तो वो फायदा मिल जी। रहा है आपको? नहीं, देखिए, आप माननीय प्रधानमंत्री जी को सचिन तेंदुलकर कह रहे हैं, ये अच्छी बात है। और हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री जी से है ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ने पिछड़ों का आरक्षण नहीं छीना। प्रधानमंत्री जी की वजह से बिना ऑक्सीजन के लोग नहीं मरे। प्रधानमंत्री जी की वजह से सड़कों में गड्ढे नहीं है। प्रधानमंत्री जी की वजह से बिजली का एक भी कारखाना नहीं लगा। कुछ हिस्सा होगा प्रधानमंत्री जी का, लेकिन हम लड़ रहे हैं एक ऐसे सामंती मुख्यमंत्री को हटाने के लिए जो अपनी जात के अलावा किसी को देखते नहीं। वो तो प्रेम शुक्ला की बिरादरी का भी कितने लोगों का इनकाउंटर, कितने लोगों फर्जी मुकदमा, कितने लोगों के घर में उनको अपमानित करने का काम किया है। तो हमारी लड़ाई एक उस व्यक्ति से है जो संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहे कि हमारी लड़ाई 20 और 80 की है। ये कोई कहे तो कहे, आप मुख्यमंत्री है, आप कैसे कह सकते हैं बंटवारे की बात, नफरत की बात, झूठ तो आप की बात? जोड़ने की बात कर रहे हैं, आरएलडी के साथ भी हमारे गठबंधन नेता हो ने गया। बात जरूर तो कही पश्चिमी संदीप जी। उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लड़ाई की शुरुआत है, आगाज वहां से होने वाला है। तो जी। अब तक कुल मिलाकर 36 सीटों की घोषणा तो कर दी, तो मतलब मुकम्मल गठबंधन बन गया। बीच में हमारा थोड़ी पूरा सलवटें आने गठबंधन की है। खबरें थी। नहीं, हमारा पूरा गठबंधन हो गया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज ये भी कह दिया है कि भाई अब हमारे पास जगह नहीं बची है। हम केवल एक बात कहेंगे, माननीय अखिलेश जी ने एक बात कई बार कही है कि जब कोई कमजोर छात्र होता है तो उसको, उसकी मदद में सब लोग आते हैं, घर परिवार, चाचा, मामा। लेकिन एक ऐसे कमजोर मुख्यमंत्री को दिल्ली से आने वाले लोग भी अब नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाना। तो बदलाव के नाम पर जाति धर्म के 10 चक्कर में नहीं उम्मीदवारों बचना का चाहते। ऐलान करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उसमें 6 मुसलमान। केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं दंगाइयों को, उपद्रवियों को टिकट दिए जा रहे हैं, नफरत की राजनीति कर देखिए, रहे हैं। मैं केशव प्रसाद मौर्य जी की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि उनके नाम पर बीजेपी इतना बड़ा बहुमत लेकर के आई। जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो स्टूल मंत्री बन गया। मैं कह रहा हूं, अगर पॉलिटिकल लोगों पर इस तरीके के मुकदमे अगर अपराधी हैं, तो फिर तो योगी जी सबसे बड़े अपराधी हैं, केशव प्रसाद मौर्य सबसे बड़े अपराधी हैं, क्योंकि इनका अगर हम एफिडेविट देखें तो सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। तो संदीप जी, हमसे ज्यादा आप जानते हैं, सुकेश जी बैठे हैं, सभी हमारे सीनियर बैठे हैं कि पॉलिटिकल लोगों पर मुकदमे होते हैं, लेकिन राजनीतिक मुकदमे दूसरी तरीके के होते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर केवल मुकदमे, आज कल कोविड को लेकर के हम पे मुकदमा लिख गया, पार्टी पे मुकदमा लग गया, तो समाजवादी पार्टी के 2,500 लोग माफिया हो गए। मनीष, तो रिस्पॉन्ड कीजिए। ठीक 2 नहीं। मेहमान अभी शांत बैठे हैं। मनीष, क्विक रिस्पॉन्स चाहूंगा। देखिए,
अब नाहिद हसन का एक वीडियो तो सबने देखा होगा, कह रहे थे कि हिंदू की दुकानों से कुछ मत खरीदो। और ये जो इनका हाजी यूनुस है बुलंदशहर वाला, उसके ऊपर तो करीब 25 से 27 मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं। और इस बात को सुनील साजन से पहले मैं कहता रहा हूं कि पॉलिटिकल व्यक्ति के ऊपर भी आईपीसी की धाराएं लगती हैं। और जब नौजवानों की नौकरियां अखिलेश यादव लूट रहे थे प्रयाग में, तो केशव जी हमारे जो अध्यक्ष थे वो बैठे थे धरने पर, उस समय सांसद थे, उनके ऊपर 307 का मुकदमा लगाया गया और उनके साथ 20 विद्यार्थियों पर भी 307 का तो आप भी वही काम कर रहे हैं। नाहिद हसन का नाम आता है, कैराना से उम्मीदवार बनाया जाता है तो गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री पद छोड़ते हैं तो गिरफ्तारी वारंट जारी हो जाता है। संदीप जी इतनी ना इंसाफी मत करिए, वो भागे हुए थे, आज उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इन्होंने एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है कि टिकट घोषित होने के बाद उसने सरेंडर किया है आज। और वो वीडियो तो कहीं तो मैं वीडियो दिखा दूं। बोलिए सुनील साजन। जी जी। एक भागे हुए शख्स को, एक आरोपी को आप उम्मीदवार बनाते हैं। देखिए संदीप जी, आप भी पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं। जो इनके सुर में सुर नहीं मिलाएगा वो भूमाफिया हो जाएगा, बुलडोजर चला देंगे, फर्जी मुकदमे लिख देंगे, फर्जी इनकाउंटर भी कर देंगे, जेल में डाल देंगे। तो जो इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, जो पत्रकार ने ये लिख दिया कि नमक रोटी बच्चे खा रहे हैं, उस पर एफआईआर हो जाती है। जो इनका सच दिखा दे वो अपराधी हो जाता है, उस पर 307 के मुकदमे लिख करके राष्ट्रद्रोह लगा करके। तो ये चश्मा बदल जाता है क्या? धर्मवीर चौधरी, लगातार आप उंगली उठा रहे थे। अब ये लड़ाई, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की लड़ाई का खाका पूरा तैयार हो गया है क्या? बीजेपी ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, 58 में से 57 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आपने भी कुछ का ऐलान किया है, समाजवादी पार्टी आरएलडी ने 36 उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो ये उम्मीदवारों का जो ऐलान है ये क्या संदेश दे रहा है? किसका नफा किसका नुकसान? संदीप जी, आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। मैं दलितों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, ओबीसी समाज, सर्व समाज की सम्मान की प्रतीक, स्वाभिमान की प्रतीक बहन जी के जन्मदिन पर पूरे देशवासियों को, आपको, सभी पैनलिस्टों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं अपनी डिबेट यहां से शुरू करता हूं कि एक आपको तो छोड़ देता हूं मैं, क्योंकि जाटों के आगे देवता भी लगता है, तो आप तो निष्पक्ष डिबेट करते हैं। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, जिसको गोदी मीडिया के नाम से प्रचारित किया जा रहा है, ये एक परसेप्शन तैयार कर रहा है बीजेपी और समाजवादी पार्टी का। आपने अभी 30 देश एक क्षेत्रीय पार्टी के प्रवक्ता को, सुनील साजन जी को पूरा टाइम दिया और आप इन दोनों की डिबेट करा रहे हैं, बीजेपी की, समाजवादी पार्टी की। और बहुजन समाज पार्टी को आप कम टाइम देंगे। और यही गोदी मीडिया कर रहा है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। जबकि ये दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई, मैं 2-3 मुद्दों पर आपको ले जाना चाहूंगा। एक कहावत है, 2 कहावत है हमारे गांव की, कि जब आदमी का समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए आदमी को कुत्ता काट लेता है। तो बीजेपी का हाल तो ये होने वाला है। और दूसरी कहावत है कि जब लड़के की शादी, हमारे गांव में एक दूध का काम करते थे, उनके लड़के की शादी नहीं हो रही थी संदीप जी, तो उनके जब लड़की वाले आए तो पजामे पर थोड़ा स्याही वाही लगा दी कि भैया लड़का स्कूल से आया है। और बोले जी खेत कितना है इस पे? तो 2 बीघे पे खड़े होकर के कहा कि वो सामने तक जो पीपल का पेड़ दिखाई दे रहा है वहां तक हमारा है। तो ये समाजवादी पार्टी का हाल है। इनके पास जमीन नहीं है 2 बीघे, और ये बात कर रहे हैं 100 बीघे की। ये जो आज अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो किया, बाबा साहब अंबेडकर ने दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए कानून मंत्री से इस्तीफा दिया था। मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब के जन्मदिन पर छुट्टी नहीं मिली थी, कुर्सी को लात मार दी थी। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने दलितों, शोषितों, वंचितों, सर्व समाज के लिए राज्यसभा से इस्तीफा दिया था, कुर्सी को छोड़ दिया था। और चंद्रशेखर रावण जो एक कार्यकर्ता है दलित समाज का, उसको अखिलेश यादव जी ने कहा कि तुम बाहर बेंच पर बैठ जाओ। तो ये चंद्रशेखर रावण ने बहुत दुस्साहस किया
कि उसने अपने सम्मान को गिरा दिया। और चंद्रशेखर रावण उससे को तो ज्यादा आपने अपमान एक बीएसपी समाज में के रूप जगह नहीं अखिलेश यादव जी ने किया। दी, बीएसपी में जगह दी चंद्रशेखर रावण को। नहीं, चंद्रशेखर रावण ने जब राजनीतिक मूवमेंट शुरू किया तो वो कैसे आएगा? हर दलित समाज का स्वागत है। ये बाबा साहब के मानने वाले लोग, ये संविधान के मानने वाले लोग, बहन जी को मानने वाले लोग, दलित समाज के लोग चंद्रशेखर रावण के साथ नहीं है। हाँ, तो बात वही हो गई ना। आपने तो दलित छोटा समाज चना को और बपौती बातें मान करने की लिया है बात क्या? करता आपने है। अपनी बपौती मान लिया है कि कोई और खड़ा होगा उसको साथ नहीं, नहीं दलित लेंगे। समाज की अखिलेश यादव की बात पर आपको अपमानित महसूस होते हैं, और आपने कौन सा खुले दिल से, खुले हाथों से स्वागत किया चंद्रशेखर रावण का? अपनी पार्टी में किया क्या? आज कर देंगे। संदीप जी आप बहुत पक्की डिबेट करते हैं, लेकिन मैंने आपके मुंह से आज तक ये नहीं सुना कि इस देश में 70 वर्षों में दलितों के पास में 71% दलितों के पास में 1 इंच भी जमीन नहीं है। कौन जिम्मेदार है इसका? और अगर हम दलितों की बात करेंगे, सर्व समाज की बात करेंगे, तो आपको तकलीफ हो जाएगी। नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। वो लोग हैं, क्यों तकलीफ ये होगी? वो लोग आंकड़ा हैं, गलत मत बताइए। 71% ये दलित नहीं है समाजवादी देश पार्टी में। के 71% दलित नहीं है, आंकड़ा गलत मत 71 बताइए। और मैंने 1 मिनट, धर्मवीर चौधरी, धर्मवीर चौधरी, टोटल पॉपुलेशन का 71% दलितों के पास 1 इंच भी जमीन नहीं है। जितनी भी दलितों में 71% के पास जमीन नहीं है, ऐसे बोलिए। हाँ। 1 इंच भी जमीन नहीं है। हाँ, और दूसरी बात सुनिए संदीप जी, जरा मुझे समाजवादी पार्टी से 30 सेकंड फालतू दीजिएगा जी। ये जो समाजवादी पार्टी का जो चाल चरित्र चेहरा है, राम सिंह यादव बिजनौर के व्यक्ति से समाजवादी पार्टी ने 9 राज्यों में मिले जाट आरक्षण को खत्म कराने के लिए पीआईएल डलवाई। तन मन धन से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ मुकदमा लड़ा, और जो हक हकूक समाज का मिलना चाहिए था 9 राज्यों में, मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद में वो 9 राज्यों के केंद्र के आरक्षण को जाटों के आप दूसरों पर आरोप लगाते हैं। आप ही के उम्मीदवार मुजफ्फरनगर से वो जाकर तहरीर लिखवाते हैं थाने में, मेरे से तो 67 लाख रुपए ले लिए, फूट फूट कर रोते हैं, 67 लाख रुपए ले लिए और टिकट भी नहीं दिया। आप ही के जिला संयोजक पर आरोप लगाते हैं। मैं आप पे भी आरोप लगा दूं, मैं आप पे भी आरोप लगा दूं। बाकायदा एफआईआर दर्ज कराइए। बहुत आसान है, एफआईआर दर्ज कराइए मुश्किल है। धर्मवीर चौधरी, एफआईआर तो किसानों के खिलाफ, सैकड़ों किसानों के खिलाफ दर्ज कराई केंद्र सरकार ने। क्या वो किसान बेकसूर थे या कसूरवार थे? आप बताइए मुझे। सैकड़ों किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। हाँ, नहीं, जब दूसरों पर आरोप लगाएंगे तो आप पर जो आरोप लग रहे हैं उनके सवाल तो पूछूंगा ना मैं। मेरा सीधा फलसफा है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से डर। मैंने शुरुआती संबोधन में भी धर्मवीर चौधरी क्या बोला? आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप उस बात पर तो गए नहीं। 1 मिनट धर्मवीर चौधरी, सिर्फ मुझे रखिए स्क्रीन पर 1 मिनट। धर्मवीर चौधरी, हम सबको पूरा वक्त भी देते हैं और सबकी बात करते हैं। शुरुआती संबोधन में मैंने कहा 58 में से 53 सीटें जीती जब बीजेपी ने, तो बीएसपी 30 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी। बीएसपी को कमतर नहीं आंका जा सकता, ये मैंने शुरुआती संबोधन में कहा। धर्मवीर चौधरी कोई ये बात याद नहीं दिलाता। का गढ़ है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। सुनिए संदीप जी, 10 सेकंड और दीजिएगा मुझे। हाँ। जब समाजवादी पार्टी सरकार से हटी थी तो इनका 21% वोट परसेंट था। जब मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह, शिवपाल यादव, आजम खान, जब इनके सब साथ थे। अब ये नकली मोहरों को बना करके पेश कर रहे हैं। चलिए, वो नकली मोहरे बुला रहे हैं, आप असली मोहरे उतारेंगे। सुरेंद्र राजपूत, आप भी मुस्कुरा रहे थे। अब लड़की हूं, लड़ सकती हूं, 40% महिलाओं को दे दिया टिकट, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़की लड़ेंगी या कांग्रेस भी लड़ेगी? संदीप भाई, पहले तो पश्चिम उत्तर प्रदेश का हूं, सहारनपुर का हूं, आपके साथ का हूं, बुक्कल मार के बैठा हूं, शॉल पे इंतजार कर रहा था। आप तो एक चीज देखो, लड़ तो हम भी रहे, लड़ आप भी रहे, और सभी लोग लड़ रहे हैं। लड़ किससे रहे? आतताई सरकार से लड़ रहे हैं, झूठे जुमलों से लड़ रहे हैं, झूठी बातों से लड़ रहे हैं, झूठे नारों से लड़ रहे हैं, इनके झूठे साथियों से लड़ रहे हैं। आप एक चीज को देखो, अगर हम विमर्श चेंज करने की बात करते हैं, हम विमर्श को महिलाओं के ऊपर ले जाने की बात करते हैं, महिलाओं के अधिकारों के ऊपर ले जाने की बात करते हैं,
गन्ने को 400 रुपए क्विंटल देने की बात करते हैं, गेहूं और धान को 2500 रुपए क्विंटल खरीदने की बात करते हैं, तो क्या बुरा करते हैं? नहीं करते ना। तो बात जो सबसे बड़ी है, ये उत्तर प्रदेश के विमर्श को अगर श्रीमती प्रियंका गांधी जी चेंज कर रही है, किसान भी साथ उनके, नौजवान भी साथ उनके, मजदूर भी साथ उनके और महिला भी साथ उनके, तो हम लोग कोशिश में इसमें है कि सत्ता का परिवर्तन ही नहीं हो, व्यवस्था का भी परिवर्तन हो। पर अपने ही लोगों का मन परिवर्तन नहीं कर पा रहे। सहारनपुर का जिक्र किया, इमरान मसूद छोड़कर चले जाते हैं समाजवादी को मजबूत करने के लिए। मैं एक चीज बोलता हूं संदीप भाई, आप तो सारी चीजें जानते हो, कहते हैं ना, पावस देख रहीम मन कोयल साधत मौन, अब दादुर वक्ता भयो हमको पूछत कौन। सच बात यह है कि इमरान मसूद साहब जहां गए वो उनको मुबारक, मैं उनपे कुछ नहीं कहना चाहता। अरे राष्ट्रीय सचिव बनाया आपने, राष्ट्रीय सचिव थे। बिल्कुल, हमने राष्ट्रीय सचिव भी बनाया, हमने उनको लोकसभा भी लड़वाया, हमने तो अब हम उनकी क्या बात करें? आप उनकी तो, इमरान मसूद की तो आप बात कर रहे हो। नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरा नाम भी ले दूं, हरिंदर मलिक। अब उनके बेटे पंकज चरथावल से चुनाव लड़ेंगे समाजवादी पार्टी के टिकट पर। सर बिल्कुल बिल्कुल, आप बात तो सुन लो ना मेरी। मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, आप इन दोनों की बात कर रहे हो, तीनों की, और हम क्या नाम उन लोगों को वो कर रहे हैं जिनकी जिंदगी हमने बनाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या कहोगे? जितिन प्रसाद को क्या कहोगे? रीता बहुगुणा को क्या कहोगे? आप मुझे बताओ ना। मैं कांग्रेस को क्या कहूं? इनको तो कहते रहिए, आप कहेंगे। कांग्रेस अपने घर को, आप सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन, घर में परिवर्तन की जरूरत है क्या पहले? नहीं सर, हम बहुत स्पष्ट रूप से बताएं, श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में गांव गांव जा रही है कांग्रेस, पांव पांव जा रही है, नगर नगर जा रही है, डगर डगर जा रही है, अपनी प्रतिज्ञाओं को लेके जा रही है और अपनी जो काम किए हैं उनको लेकर के जा रही है। एक काम खाली मैं बता देता हूं आपको, जितनी पीएससी और सीएससी बनी है उत्तर प्रदेश में, वो सारी पीएससी और सीएससी कांग्रेस ने बनवाई। उनमें 250 बेड पिछली सरकार ने बनवाए और योगी सरकार ने क्या किया, इनका नाम जिला अस्पताल से हटा करके मेडिकल कॉलेज रख दिया। आप बताओ, जितने क्या नाम शुगर कारखाने बनवाए कांग्रेस सरकार ने बनवाए, जितने एम्स बनवाए कांग्रेस सरकार ने बनवाए। अगर गरीबों को राशन देने की व्यवस्था राइट टू फूड में कराई कांग्रेस ने कराई, राइट टू एजुकेशन दिया कांग्रेस ने दिया। तो अब लोकसभा में कितनी सीटें हैं कांग्रेस की और विधानसभा में कितनी है? ये जनता की गलती है कि कांग्रेस की गलती है? नहीं, देखिए, सीटें अगर आएंगी, जितनी आएंगी तो कांग्रेस की गलती है स्पष्ट रूप से। हाँ। और कांग्रेस उन गलतियों पे काम कर रही है। चलिए, गलती पर काम कर रही है, पर सुकेश, जो ये सीटों का ऐलान किया और बीजेपी इसमें अग्रणी है, 58 में से 57 कर दिए। समाजवादी आरएलडी ने भी अभी 36 सीटों का ऐलान किया है और वो भी दूसरे चरण भी है उसमें इंक्लूडेड। तो कुल मिलाकर 136 सीटों में से अभी 36 ही की है। तो जो 20 लोगों का ही टिकट कटना बीजेपी की तरफ से, यह बीजेपी का कॉन्फिडेंस दिखाती है या बीजेपी दरअसल बैकफुट पर है, एंटी इनकम्बेंसी की काट नहीं ढूंढ पाई, क्योंकि एक पलायन को भी देखना पड़ा पिछले एक हफ्ते में? नहीं, कई फैक्टर्स काम करते हैं। देखिए संदीप, पहले वो ज्यादा टिकटें काटना चाहती थी, ऐसी जानकारी थी। शुरुआती जानकारी ऐसी थी कि जो रिपोर्ट्स हैं, जो सर्वेज हैं, वो बताते हैं कि बहुत सारे लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन चुनाव जो है वो यथार्थ पे लड़े जाते हैं। जब ऐसा होने लगे कि आपको छोड़ के दूसरी पार्टियों में लोग जाने लगे और दूसरी पार्टियों के अध्यक्ष उस पर चुटकी ले रहे हैं कि आज से नहीं लेंगे, अब बीजेपी चाहे तो काट दे। आज अखिलेश यादव ने ये चुटकी भी ली। ये नॉर्मली इस तरह की चुटकी बीजेपी पे ली नहीं जाती, क्योंकि बीजेपी कमांड में दिखती है। पहली बार चूंकि एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई थी बीजेपी और स्थितियां ऐसी बनी है कि कुछ लोग उस तरफ गए, उससे एक नैरेटिव बनता है। और मैंने कहा, मनीष जी ने शायद पूरा सुना नहीं था, कि अखिलेश यादव इज ट्राइंग टू डू ए बीजेपी ऑन बीजेपी। जो बीजेपी जिस चीज में महारत जिसको हासिल है, वही काम अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो कुछ रणनीति बदलनी पड़ती है, कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं। तो उस चक्कर में मुझे लगता है कि जितनी टिकटें ये काटना चाहते थे वो तो नहीं काट पा रहे हैं। वो उसी में भी ताकत के साथ लड़ेंगे। और मैं जो कह रहा हूं कि बार बार ये जो हम चर्चा कर रहे हैं, अभी ये फर्स्ट राउंड हो सकता है कि अखिलेश यादव के पक्ष में गया, लेकिन मैं पहले ये ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं कि जो कैरियर होता है, जो आपका मैसेज जनता तक पहुंचाता है, वो आपका कार्यकर्ता होता है, वो आपका फुट सोल्जर होता है।
वो उसमें अगर बीजेपी आ रहा का हूं सुरेंद्र। संगठन देखें आप तो उसमें बीजेपी का संगठन है, आरएसएस उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बसपा का एक जमाने में ग्राउंड लेवल पे उसके कोऑर्डिनेटर्स बहुत स्ट्रांग होते थे, उसके नीचे के काडर बहुत स्ट्रांग होते थे। एक जमाने में समाजवादी युवजन सभा थी, छात्र सभा थी, जो लेके नीचे तक जाते। क्या वो आज की तारीख में जो वेल ऑयल्ड मशीनरी बीजेपी की है वैसी दूसरी पार्टियों की है क्या? कुछ नहीं, दिनों में इसमें क्या वो सवाल अंदर ये भी है 22 के साथ साथ क्या ये 29 जनवरी तक ये पाबंदी जा सकती है क्या? तो पहले दूसरे चरण के लिए फिर रियल टाइम कैनवसिंग के लिए वक्त बहुत कम बचेगा। मैं उसी तरफ इशारा कर रहा हूं कि उसके बाद जब टिकटों का बंटवारा हो जाएगा, जो कि हो गया पहले चरण का, अब दूसरे चरण का होगा, तो उसके बाद अगर आपके पास समय कम बचता है तो आप लोगों तक पहुंचना चाहते हो, आप रीच आउट करना चाहते हो। उसका पैराफर्नेलिया किसके पास है, उसकी ताकत किसके पास है? उसमें एक स्ट्रेंथ जो बीजेपी के पास, जो नरेंद्र मोदी के रूप में है या योगी के रूप में है, उनका स्वशरीर न पहुंच पाना, शायद वो मुद्दों को उस लेवल पे न ले जा पाएंगे जो जैसा वो चाहेंगे। अब 2 ये मिनट नुकसान बचे हो हैं, सकता एक है। क्विक कमेंट सबसे चाहूंगा। सुकेश, शुरुआत आपसे कर रहा हूं। एक वो इज देयर अ स्टिंग इन द टेल आल्सो, एक आखिरी डंक भी आ सकता है क्या? जो मैंने शुरुआती संबोधन में किसान आंदोलन, किसानी की बात की कि भाई वो गिरफ्तारी या जो हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज थी वो केसेस वापस नहीं लिए गए, अजय मिश्रा टेणी का क्या हुआ, एमएसपी को प्रभावी बनाने की कमेटी का क्या हुआ। 30 जनवरी से किसान जो जिला मुख्यालय पे जाएंगे, किसानी कमबैक कर सकती है, ये परेशानी का सबब हो सकती है क्या बीजेपी के लिए? अभी चर्चाएं बंद हो गई हैं किसानी आंदोलन। बीजेपी चाहती थी और बीजेपी बहुत हद तक कामयाब हो रही थी कि इसको बैक बर्नर पे डाल दो। जो सॉफन कर सकते हैं वो ऐसे करे कि भाई चलो ऐसा कानून था, उसको वापस तो ले लिया। लेकिन ये बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से मुझे लगता है, और इसमें मुझे कुछ राजनीति की बू भी आती है हाँ। कि 30 तारीख को आप जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे, आपका हक है, आपका अधिकार है, लेकिन उसके बाद आप हल्ला बोल करेंगे। वो वही वक्त होगा जिस समय चुनाव बहुत करीब होंगे। तो वो एक तरीके से आप मेन स्ट्रीम में फिर से उस मुद्दे को लाना चाहोगे और वो घाव हरे करना चाहोगे कि हमको साल भर तक वहां खड़े रखा। तो ये जानबूझ के मुझे लगता है कि एक स्थिति ऐसी बनाई जाए रणनीति के तहत हो रहा है, जिसमें बीजेपी को नुकसान। मनीष, ये परेशानी का सबब हो सकता है किसानी फिर से चर्चा में आ जाए तो? देखिए, देश के किसानों को पता है कि नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश जब हमारी सरकार बनी, योगी जी, लगातार किसान हितैषी फैसले हमने लिए हैं। सबसे ज्यादा धान और गेहूं की खरीद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने की है। गन्ना किसानों का भुगतान किया है। नहीं, स्पेसिफिक मांगे हैं कि भाई केस वापस लेने थे, अजय मिश्रा टेणी का क्या हुआ, एमएसपी प्रभावी बनाने के लिए कमेटी का गठन होना था, उसकी चर्चा नहीं हुई शुरू। मैं लखीमपुर सेंट्रिक भी बता देता हूँ। लखीमपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पे जो पीड़ित परिवार था, उसने जो तहरीर दी, उस तहरीर को अक्षरशः एफआईआर में तब्दील करके जो भी आरोपी उन्होंने बनाए थे उनकी गिरफ्तारी पहले की गई। एसआईटी जांच करना शुरू की। एसआईटी ने जिन धाराओं को और बढ़ाने को कहा, उन धाराओं को बढ़ा दिया गया। पीड़ित परिवार का कभी भी कोई व्यक्ति, संदीप जी, आपके चैनल पे किसी भी चैनल पर आके कहा हो कि उसको न्याय नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसकी बात सुनी। तो आपने जो वादे किए थे वो पूरे किए हैं। सुनील साजन, आपका रिस्पॉन्स जी जी 20 सेकंड में प्लीज। नहीं, मैं केवल ये कहूंगा संदीप जी, किसान क्योंकि बार बार ठगा गया है भाजपा से। जब समझौता हो गया, भाजपा ने पहले तो कहा था कि आय हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन अब वो केस भी वापस नहीं ले रहे हैं, एमएसपी पर भी नहीं बात कर रहे हैं, और लखीमपुर पर तो चुप्पी साध गए हैं, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। तो किसान आखिर अपना हक पाने के लिए क्या करेगा? चुनाव में अगर फैसला नहीं करेगा, जन जन तक गांव गांव नहीं बताएगा, ये किसान विरोधी तो आप आकलन ये लगा रहे हैं आपका फायदा होगा। धर्मवीर चौधरी, किसानी की फिर से बात होने लगी तो इसका असरात पड़ेंगे खास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल संदीप जी, समाजवादी पार्टी ने हाईकोर्ट इलाहाबाद के आदेश के बाद भी किसानों के मूल पेमेंट पर जो 2000 करोड़ का ब्याज था उसे नहीं दिया था उद्योगपतियों के चक्कर में। और आज बीजेपी की सरकार में जो वही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, अवमानना का नोटिस जारी है, तो ये किसान छोड़ेंगे नहीं इनको। और इसके साथ साथ जो ये कुत्ते लाशें खा रहे थे प्रयागराज में, ये जिन्न और भूत बनकर बीजेपी का पीछा करेंगे। और ये जो हिंदू हिंदू रागते हैं ना, ये जिन्न और भूत भी इनको परास्त करने का काम करेंगे। ठीक है सुरेंद्र राजपूत, 30 तारीख से जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन, किसान आंदोलन की गूंज फिर से सुनाई देगी उत्तर प्रदेश में?
संदीप भाई, चुनाव में नफा हो नुकसान हो हमें मतलब नहीं, हम किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम उनकी हर मांग के साथ खड़े हुए हैं और जो 30 तारीख से आंदोलन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी किसान के जो नेता है जो चाहेंगे वो हम लोग करेंगे। हम उनके साथ देने के लिए संकल्पबद्ध है। तो किसानों के कांधे की सभी को जरूरत है। ये किसानी अगर कमबैक करती है, किसका नफा किसका नुकसान होगा। पश्चिम में टिकटों का ऐलान का सिलसिला जारी है। बीजेपी ने वहां बढ़त तो ली है, टिकट नहीं काटे हैं, लेकिन पश्चिम से जो शुरुआत होगी, और ये अभी बिना रैलियों बिना रोड शोज वाला चुनाव 22 तारीख तक है, तो दिलचस्प होता जा रहा है। ट्रैक करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।